तीन शॉर्ट क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ राइज क्यों करती है, ठीक है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो हमारे पास एटम की वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है जिसकी वजह से कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। जब कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। तो एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस, जैसे ही हम कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, the amplitude of vibration of the atoms in the lattice increase and hence the probability of their collision with free electron also increases, ठीक है। करंट हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो एटम है उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ उनकी जो कोलिजन के चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। So we can say that atom then offer a bigger target, that is collision cross section of the atom increases with temperature, so the resistance of the conductor increases, ठीक है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एटम्स की जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, what are the difficulties in testing whether a filament of a lighted bulb obeys Ohm law or not। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर तब भी करवाया था, याद है कुछ? क्यों बेटा, किसी को याद है? यस सर, याद है। बताएं जरा। सर उसमें ये होता है कि टेम्परेचर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का राइज करना शुरू हो जाता जी है जी तो उसके साथ साथ फिर वो ओमिक नहीं रहती। जी, ओहमिक क्यों नहीं आती? क्योंकि ओहमिक के लिए हमने कहा था कि उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और वोल्टेज और करंट के दरमियान जो हम ग्राफ बनाते हैं वो एक लीनियर ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो द मेन डिफिकल्टी इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट विद इंक्रीज इन करंट, ठीक है। तो मेन डिफिकल्टी क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है करंट के इंक्रीज होने से। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज स्मॉल देन द एनर्जी डिसिपेशन इज आल्सो वेरी स्मॉल, कि जब करंट बहुत कम मकदार में अभी स्टार्ट हो रहा है तो जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है, वो भी कम होगी। सो द टेम्परेचर एंड हैंस रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहते हैं और वो ओहम लॉ को ओबे करते हैं। As the current is further increased, the resistance of filament continues to increase due to rise in temperature. So Ohm's law is not obeyed. तो आपने फिर साथ ग्राफ बना देना है, ठीक है। फिलामेंट के लिए जो मैंने ग्राफ आपको बताया था वो आपने बनाना है। वो ग्राफ हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान था कि इनिशियली जो हमारे पास ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन आगे जाके वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता था, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाता है। किस वजह से करता है? क्योंकि जब करंट इंक्रीज होता है तो कुछ देर बाद टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो जो हमारे पास फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। मुजम्मिल बेटा आवाज आ रही है? और कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी ठीक आती है। अच्छा, चलें आप ये बताएं कि ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं।
जी याद है कुछ? बड़े आसान सा आंसर है इसका। क्यों बुरहान, आप बताओगे? अमल बेटा आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर। तो भूल चुका है कि याद है ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर? बुरहान आपको कुछ याद है? चले यार अब आप बताओ फिर। पर जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। मतलब वो कंडक्टर्स जी जिनकी बस रेजिस्टेंस सेम यानी रहती है। वही ना, इतना आसान था कि यानी जो हमला को ओबे करते हैं उन्हें हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, जो हमला को ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक आंसर है, इसको आपने कम से कम इतनी बात जरूर याद होनी चाहिए कि जो हमला को ओबे करते हैं उन्हें ओहमिक कहते हैं, जो हमला को ओबे नहीं करते उन्हें नॉन ओहमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कई बार ये पेपर में आ चुका है। चलिए अभी याद रखिए। अब याद रहेगा ना? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर in a 500 watt 220 volt light bulb than in a 100 watt and 220 volt bulb? कि हमारे पास दो बल्ब है, एक की जो पावर है वो 500 वाट है और उसके जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, और जो दूसरा है उसके 100 वाट पावर है और वोल्टेज 220 है। वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इसमें ज्यादा होगी या कम होगी। तो बेटा हम दोनों के लिए अलग-अलग सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो P1 हमारे पास है 500 वाट, V1 हमारे पास है 220 वोल्ट, ये लिख लिया। R1 फाइंड करना है। सिमिलरली P2 हमारे पास 100 वाट है, V2 हमारे पास 220 वाट है और हमने R2 फाइंड करना है। फिर ये पावर और करंट एक ही चीज है? पावर और करंट में फर्क है, याद है थोड़ा बहुत क्या फर्क इसका है? भी फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर बन रहा है। मैं अभी बताता हूँ। पावर हमारे पास क्या थी? एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका भी फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। किसका? पावर का? V इज इक्वल टू आई आर। ये तो वोल्टेज का है ना, लेकिन पावर का फार्मूला ये तो नहीं है। तो बेटा P1 हमारे पास है 500 वाल्ट, V1 है 220 वोल्ट, R1 फाइंड करना है। इस तरह P2 100 वाट है, V2 220 वोल्ट है और R2 फाइंड करना है। तो हमारे पास पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू VI। ये पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, और हमारे पास I इक्वल होता है V बाय R के। तो ये हमारे पास जब I की वैल्यू पुट करेंगे तो P हमारे पास बन जाता है V स्क्वायर ओवर R। तो मैंने आपको पावर जब पढ़ाई थी तो 3 फार्मूले बताए थे, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R और P इक्वल टू I स्क्वायर R। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमेरिकल में गिवन और फाइंड के लिहाज से फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट गिवन होते तो ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वोल्टेज और पावर गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला सूटेबल है।
तो P1 हमारे पास आ जाएगा V1 स्क्वायर ओवर R1। तो V1 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो R1 हमारे पास आ गया V1 स्क्वायर ओवर P1। तो V1 है हमारे पास 220 वोल्ट और P1 है 500 वोल्ट। तो इसका स्क्वायर लेके उसको आप यानी 220 का स्क्वायर लें, उसको आप 500 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 96.8 ओम। इसी तरह हम दूसरे बल्ब के लिए निकालेंगे। P2 100 वाट है, V2 220 वोल्ट है और R2 हमने फाइंड करना है। तो P2 आ गया V2 स्क्वायर ओवर R2। तो R2 इक्वल आ जाएगा V2 स्क्वायर ओवर P2। तो R2 आ गया, V2 की जगह लिखेंगे 220, उसका स्क्वायर ओवर 100 करेंगे तो ये हमारे पास 484 ओम आ गया। तो बेटा इससे आप देख सकते हैं किसकी रेजिस्टेंस लो है। 500 वाट वाले उसकी लो है ना सर, लेकिन ऐसा क्यों है सर? उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्या? अच्छा फार्मूला आप देख रहे हैं? P डिस्टेंस उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो देखें P और R आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है वोल्टेज के लिहाज से अगर देखें तो। क्या कहते हैं? वो तो है, लेकिन उसकी पावर बढ़ी है तो रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी ना? नहीं बेटा, वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज के लिहाज से। तो वोल्टेज के लिहाज से जब हमने चेक करनी है ना पावर, तो P इक्वल है V स्क्वायर ओवर R के। तो जो P और R है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप कह रहे हैं जी जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वोल्टेज पे भी वोल्टेज सेम है ना दोनों के लिए। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस का मतलब क्या? अपोजिशन है। तो अपोजिशन जितनी ज्यादा होगी पावर तो कम हो जानी है ना उसकी, ठीक है। तो अपोजिशन जितनी कम होगी पावर इंक्रीज होगी। बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो अपोजिशन है ना, तो अपोजिशन अगर हम ज्यादा करेंगे तो पावर उसकी कम होनी है। अच्छा अब क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन हमारे पास था कि इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वाट। वो कह रहा है कि आप बताएं कि 500 वाट जो बल्ब है उसमें रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है। तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आंसर में भी हमने ये बताना है कि 500 वाट लाइट बल्ब हैज लोअर रेजिस्टेंस देन 100 वाट बल्ब, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है जी 100 वाट बल्ब हैज लोअर रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ हैज हाई रेजिस्टेंस। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा था कि 500 का बताएं कि उसमें ज्यादा है या कम है। तो आंसर भी वो लिखेंगे 500 वाट बल्ब जो है उसमें जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है जी डिस्क्राइब अ सर्किट which will give a continuously varying potential। जी बेटा कौन सा सर्किट हम यूज कर सकते हैं एज अ कंटिन्यूसली वेरिएंग पोटेंशियल? पोटेंशियोमीटर तो से क्या? वो चेंज हो सकती है। अच्छा क्या हम रियोस्टेट को यूज कर सकते हैं? नो सर। क्यों? सर उसमें चार्ज को डिवाइड करने के लिए वो यूज होता है। बेटा उससे भी हम पोटेंशियल डिवाइडर के यूज पे तौर पे यूज करते हैं, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है कि वो कंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि स्टेप वाइज होगा, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर जो टर्न होती हैं, तो जब हम एक टर्न से दूसरी टर्न पे मूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लेंथ ऐड होती जाती है, ठीक है। तो हम उससे कंटिन्यूसली बल्कि स्टेप वाइज हम पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं कि इसमें क्योंकि इसमें एक वायर होती है, ठीक है, और वायर के रेजिस्टेंस के लिहाज से हम चेंज हो रहे होते हैं, यानी हमारा जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा होता है। तो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर टू गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियोमीटर को हम कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पर यूज कर सकते हैं।
Potentiometer consists of a resistance R in the form of a wire on which a terminal C can slide as shown in figure। ये 2 दिन पहले भी हमने पढ़ा था और ये डायग्राम थी कि किस तरह बनाया जाता है कि बैटरी के साथ हमने एक वायर लगानी है, ठीक है। इफ अ बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस R, देन करंट क्या होगा, I इक्वल है E ओवर R। तो R अगर पॉइंट A और C के दरमियान रेजिस्टेंस है तो VSC आ जाएगा IR। तो I की वैल्यू को 1 से पुट करेंगे तो E ओवर R इंटू R, तो VSC इक्वल आ जाएगा VSC आ जाएगा स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E, ठीक है। तो जैसे जैसे R की वैल्यू चेंज होगी VSC भी चेंज होगा। तो दस एज C इज मूव फ्रॉम A टू B, R वेरीज फ्रॉम 0 टू R। जब हम C को A से B की तरफ मूव करवाएंगे R 0 से R जाएगी और पोटेंशियल जो हमारे पास है 0 से E तक चेंज होगा। क्लियर है बेटा बात? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इंक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट्स इंक्रीज। तो कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज क्यों होता है जब करंट इंक्रीज होता है। तो बेटा चैप्टर 13 में ही हमने एक सर्किट डायग्राम पढ़ी थी जिसमें हमने एक बैटरी लगाई थी। और हमने कहा था जी R स्मॉल r उसकी रेजिस्टेंस है इंटरनल, और ये हमने उसके साथ एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट किए थे। ठीक है, तो उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि E हमारे पास EMF ऑफ द बैटरी थी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि जब करंट ड्रा होता है यानी करंट फ्लो करता है तो जो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हमने पढ़ा था E इक्वल है IR प्लस I इंटू स्मॉल r। तो इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो VT इक्वल है E माइनस IR के। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप इंक्रीज होगा, क्योंकि जो एनर्जी डिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इंक्रीज होता है, यानी जो एनर्जी डिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो यानी जब करंट इंक्रीज होगा IR इंक्रीज होगा तो VT E माइनस IR है, IR इंक्रीज होगा तो VT क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। बड़ा इस क्वेश्चन की समझ आई है? यस सर, आ गई। क्यों मुजम्मिल और बुरहान, बड़ा समझ आ रही है? सर आज यही करवानी है शॉर्ट क्वेश्चन। एक और शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, बस वही करना आज। काफी नहीं है आज के लिए? वीट स्टोन ब्रिज। जी वो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन रह गया। इन क्वेश्चन की समझ आ गई है जो करवा दिए? एक और टेस्ट ले लीजिए। ठीक हो गया। ये बेटा अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने वैसे 2 दिन पहले भी पढ़ा है, याद होगा, फिर मैं दोबारा करवा देता हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोवाइड एन एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक एक्यूरेट मेथड बताता है।
तो the width of bridge circuit is shown in figure when the switch is closed. The current passes through the galvanometer. ठीक है, तो galvanometer पास होता है, हम इसको बैलेंस करते हैं. The resistance R1, R2 and R3 are so adjusted in such a way that no current flow through galvanometer. तो उसमें से करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है, तो उसके जब बैलेंस हो जाता तो ये रिलेशन होल्ड करता है. R1 ओवर R2 इक्वल है R3 ओवर R4. ये रिलेशन हमारे पास होल्ड करता है. ठीक है, जब ये रिलेशन होल्ड करता है तो R1, R2, R3 की वैल्यू हम पुट करके R4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरह हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बात समझ आ गई? यस सर, आ गए.